Hello students, in today's lecture we are going to learn 5th standard EVS 2 lesson number 8 that is beginning of settled life. So students, previous lecture में हमने देखा इसके बारे में कि पहले कैसे फ्रॉम होमो हेबिलिस से होमो सेपियंस बने, उसके बाद किस तरीके से उन लोगों ने धीरे धीरे रहना स्टार्ट किया, ठीक है, जंगलों में रहते रहते फिर कैसे वो लोग धीरे धीरे से अपना घर बनाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वो एनिमल्स का भी यूज़ करने लगे। ओके, एनिमल्स का यूज़ मतलब एनिमल्स के जो मरे हुए एनिमल्स होते थे उनके जो खाल होती थी, जो उनकी स्किन होती थी, उसके वो घर बनाते थे। ओके, सो आज हम देखेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी जो सेटल्ड लाइफ है, जैसे आज हम रहते हैं वैसे वो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे शुरुआत हुई इसकी, वो हम देखेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में आप देखेंगे बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे किस तरीके से जो एनिमल्स थे उन्हें अपनी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कैसे उन्होंने डोमेस्टिकेट करना सीखा, ठीक है, मतलब पालतू बनाना सीखा उसे। स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस, अलग अलग उनमें स्किल्स भी आई, ठीक है, गुण आए, उनमें क्वालिटीज़ आई अलग अलग, और अलग अलग उन्होंने ऑक्यूपेशन मतलब कि कह सकते हैं कि अलग अलग काम करना भी स्टार्ट किया। कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, इनकी कम्युनिटी लाइफ मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटी में रहने लगे वो, और म्यूचुअल कोऑपरेशन, जैसे आज हमारी म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में मिलजुल के रहते हैं, वैसे ही वो लोग ने स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस, उनके घर का स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे, कैसे स्टार्ट किया घर बनाना, वो देखेंगे इसमें। विलेज सेटलमेंट, किस तरीके से गांव बने, विलेज सेटलमेंट हुआ। और किनशिप एंड फैमिली, किनशिप मीन्स लाइक ब्लड रिलेशनशिप कैसे उन्होंने निभाया, कैसे रिश्तेदारी कनेक्शन कैसे अपने विलेज के बीच में रखा, किस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, कैसे उन लोगों का कनेक्शन था, वो देखेंगे हम इस चैप्टर में। सो पहला पॉइंट है बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, domesticated animals like dog, goat, sheep, cattle, buffalo, etc. are useful to man in many ways. तो हमें पता है कि ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जो पालतू बनाए गए एनिमल्स कौन कौन से, डॉग, गोट, शीप, बफेलो, ये सारे के सारे बहुत ही यूज़फुल हैं इंसानों के लिए। कई सारे तरीक़ों से हम देखें तो मेनी वेज़ में ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। सो यहाँ से है स्टेप्स इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ अ स्पीसीज़ ऑफ एनी एनिमल्स। तो किसी भी एनिमल्स की स्पीसीज़ को डोमेस्टिकेट करना किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सीखा कैसे उन्हें डोमेस्टिकेट करना है, उन्हें घरेलू कैसे बनाना है, ठीक है, क्योंकि सब तो जंगल में रहते थे, इधर उधर ही रहते थे, घर पे तो रहते नहीं थे वो लोग। तो उन्हें किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सके, उनसे अपना काम निकलवा सके, किस तरीके से उन्होंने वो काम किया वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप था उनका कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, पहले तो उन्हें कैप्चर करना। अब इन्हें इतने बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, उन्हें कैप्चर करना भी एक बहुत कह सकते हैं कि मुश्किलों भरा हो सकता है, ठीक है, वो अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो पहले तो उन्हें वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर करना। टेमिंग द कैप्चर्ड एनिमल्स दैट इज़ ट्रेनिंग देम टू लिव विद ह्यूमंस। टेमिंग मतलब कि उन्हें ट्रेनिंग देना कह सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें अपने वश में करना। तो पहले टेमिंग द कैप्चर, जब उन्होंने पकड़ लिया यहाँ पे एनिमल्स को, पहले कैप्चर किया, फिर उसे टेमिंग करना मतलब कि उसे ट्रेनिंग देना, कंट्रोल करना, मतलब कि किस तरीके से वो ह्यूमन के साथ रह सके, ठीक है, जो वो आराम से ह्यूमन के साथ, इंसानों के साथ रह सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो रहना सीख जाएं। तो ये होता था उनका टारगेट। फर्स्ट तो पहले उन्हें पकड़ना, दूसरा उन्हें ट्रेनिंग देना, एंड थर्ड स्टेप होता था ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल्स लाइक मिल्क एट्सेट्रा फ्रॉम देम एंड ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमंस एज बीस्ट ऑफ बर्डन। थर्ड उनका क्या रहता था स्टेप, जो मटेरियल होता था लाइक मिल्क, जो काऊ बफेलो से मिलता था, गोट, शीप से, उसका यूटिलाइजेशन करना, उसे यूज़ करना। फ्रॉम देम टू ट्रेनिंग देम टू वर्क, और उन्हें ट्रेनिंग देना उन काम का, जैसे कि वो किस तरीके से ह्यूमंस के जो बर्डन होते थे, जो बोझ होते थे, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, उसे ढोना, ठीक है, वो चीज़ वो यहाँ पे वो थर्ड स्टेप में ये करते थे। पहले वो ट्रेनिंग देते थे, पकड़ते थे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में उसे ट्रेनिंग देते थे, तीसरे स्टेप में यहाँ पे उसे सिखाते थे कि किस तरीके से इंसान के जो बर्डन होते हैं, लाइक चारा का हुआ बर्डन, या फिर अनाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हुआ, या कपड़े लेके जाना हुआ, या उनके सामान को लेके जाना। तो कैसे आज भी हम देखते हैं डोंकी पे जो मतलब जो गधे होते हैं, जो खच्चर होते हैं, तो उन पे किस तरीके से लोग
ओके, सो यहाँ पे वो क्या करते थे कि अपने जो भी उनका रहता था उनसे वो करवाते थे अपना काम। वेन द थर्ड स्टेप इज़ अचीव, जब थर्ड स्टेप अचीव हो जाता था, मतलब थर्ड स्टेप ये जो भी हमने देखा, द एनिमल इज़ सपोज टू बी कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड, जब उनका ये जो थर्ड स्टेप था वो अचीव कर लेते थे, वो ये उनका टारगेट कंप्लीट हो जाता था, तो यहाँ पे दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वो एनिमल है वो कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड हो गया, पूरी तरीके से पालतू बन गया है। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर आर ओन यूज़ इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, उन्हें पालतू बनाना और उन्हें अपने यूज़ के लिए रखना, इसी को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स कि पहले हम उनकी केयर करेंगे और उनकी जो भी चीज़ें होती हैं लाइक दूध और उनके जो भी काऊ डंग होते हैं, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं। ओके, बाद में उनसे जो भी हम देखते हैं कि लोग मीट भी यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है? तो इनका यूटिलाइज़ करना, उनका केयर करना, उन्हें अपने काम के लिए यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इन द सिक्स्थ लेसन वी हैव सीन दैट द डॉग वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द मिडल स्टोन एज। तो आपने सिक्स्थ लेसन में देखा था कि किस तरीके से स्टोन एज में ही डॉग को डोमेस्टिकेट कर लिया गया था। द डॉग इज़ द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड, तो दैट मीन्स कि जो डॉग है वही फर्स्ट एनिमल था, ठीक है, जो कि डोमेस्टिकेट किया गया था, जो पालतू बनाया गया था। डॉग्स वर यूज टू हेल्प विद हंटिंग, तो डॉग का लोग क्या यूज़ करते थे, क्यों उसको रखा? तो मतलब कि वो यहाँ पे उनके हंटिंग में, क्योंकि शिकार पे वो डिपेंड करते थे, तो इसके लिए वो बहुत यूज़फुल होते थे डॉग। कोई भी जंगली जानवर को देखते ही समझ जाते थे, भौंकने लगते थे और वो लोग इस तरीके से हंट कर लेते थे किसी भी एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का। द गोट एंड शीप वर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट, मतलब डॉग के बाद में किसे डोमेस्टिकेट किया गया है? सो गोट एंड शीप को। ओके, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से हमने देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से जो यहाँ पे आपका एलिफेंट था, उसका जो एंसेस्टर था वो किस तरीके से बहुत ही बड़ा था। तो जैसे हमें पता है कि इंसान भी पहले बहुत बड़े थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते आज काफ़ी छोटे हो गए। इसी तरीके से जो बुल था, मॉडर्न बुल है, वो आज का ऐसा है, लेकिन जो इसका एंसेस्टर था, जो वाइल्ड बुल था उस टाइम का, वो काफ़ी इस तरीके से दिखता था, ठीक है, मतलब उसकी जो सींगें थी देखिए बिल्कुल एकदम वाइल्ड एनिमल्स की तरह ही, ठीक है। तो ये वाइल्ड एनिमल्स था, ये उसका रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब किसका फॉसिल्स मिला है, उसके इमेजिनेशन पे इस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया उसका इमेज। एग्रीकल्चर, archaeological evidence is available to show that agriculture first began about 11,000 years ago in Israel and Iraq. सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो खुदाई करते हैं जो जगह जगह पे, ठीक है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर पहली बार कब, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? तो 11,000 मतलब 11,000 साल पहले इज़राइल और इराक में इसका एविडेंस मिला है कि तभी से, मतलब 11,000 साल पहले ही खेती होने लगी थी। वीमेन आर क्रेडिटेड टू हैव स्टार्टेड कल्टीवेशन, और इनका मानना है कि जो औरतें थी उस टाइम की, उन्होंने स्टार्ट किया कल्टीवेशन, मतलब ये खेती वेती करना, कटाई करना, ये इन्होंने स्टार्ट किया, तो ये क्रेडिट वीमेंस को जाता है, वीमेन को। ओके, दे माइट हैव यूज्ड पॉइंटेड स्टिक्स टू सो सीड्स, तो हो सकता है कि वो इस तरीके से जो यहाँ पे पॉइंटेड स्टिक दिया गया है, तो इसका वो यूज़ करती होंगी फॉर सो सीड्स, जो बीज होते हैं उसे बोने के लिए वो इसका यूज़ करती थी। ये देखिए, ये है पॉइंटेड स्टिक, ये है पॉइंटेड स्टिक, और ऐसा माना जाता है कि वो इसका ही यूज़ करती होंगी। इन ऑर्डर टू हेल्प बिग डीपर वीमेन इन सम ट्राइब्स स्टिल सो सीड्स बाय दिस मेथड, और जो आज की कई सारे ऐसे हम देखते हैं ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, प्रजातियां हैं इंसान की, जो जंगलों में रहते हैं अभी भी, तो वो आज भी ये जो है ना यहाँ पे पॉइंटेड स्टिक, उसी के हम कह सकते हैं उसी की हेल्प से वो आज भी इस तरीके से खेती करती हैं, इसी मेथड से करती हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प dig deeper into the soil, the stick was weighted using a perforated stone। तो यहाँ पे जो परफोरेटेड स्टोन लगा हुआ है, आप देखते हैं ये इस तरीके से राउंड, ये यहाँ पे होल किया हुआ परफोरेटेड स्टोन, मतलब कि ये जो ये होल किया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से वो इसे ज़मीन को खोदती थी, ठीक है, और इसके बाद वो खोदती थी और फिर वो सीड को उसमें डालती थी जो होल होता था।
सो मतलब क्या करती थी कि इस स्टिक की वजह से ही वो क्या करती थी, डिग डीप इन द सॉइल, सॉइल में वो खोदती थी, डिग डीप मतलब थोड़ा गहराई में खोदती थी उसे। द स्टिक वॉज वेटेड यूजिंग ए पर्टिकुलर स्टोन, और ये किसकी हेल्प से वो इसे खोदती थी, तो इसको यहाँ पे ये देखिए उन्होंने ये जो यहाँ पे स्टोन लगा हुआ है इसे क्या करती थी, उसकी हेल्प से इसे पुश करती थी नीचे की तरफ, इससे क्या हो जाता था, गड्ढा हो जाता था, और इसकी वजह से वो क्या करती थी, फिर यहाँ पे जो बीज होता था, जो सीड होता था, उसे उसमें डाल देती थी, उगता था। ठीक है, इस तरीके से खेतों की जुताई करती थी ये गड्ढा कर करके। तो वुमेन यूजिंग पॉइंटेड स्टिक टू सो सीड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं टू वुमेन किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, in the previous lesson we have learned that people had to stay in one place because of the nature of agriculture work। तो प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि किस तरीके से जो इंसान थे उन्होंने जब खेती करना स्टार्ट किया तो वो एक जगह पे रुकने लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनकी खेती कर रहे हैं तो फिर उन्हें दूर दूर जो शिकार के लिए यहाँ से वहाँ भागना नहीं पड़ता था, वो खेती करने लगे और एक जगह पे वो स्टे करने लगे, रुकने लगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज कंसिडरेबली आफ्टर द प्लॉ पुल्ड। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा जब प्लॉ पुल्ड मतलब कि जब वो हल मतलब जोतने लगे, काम मतलब जब वो एनिमल का यूज़ करने लगे। ठीक है, जब हम देखते हैं ना दो इस तरीके से एनिमल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो प्लॉ पुल्ड बाय बुलॉक्स, तो इजिप्ट का ये यहाँ पे दिखाया गया है। इजिप्ट में ऐसे मतलब कि यहाँ पे उनको एविडेंस मिला है कि इस तरीके से वो ब्लॉक का यूज़ करते थे, और जब इस तरीके से उन्होंने ये टूल्स का इस्तेमाल किया और ये एनिमल्स का इस्तेमाल किया प्लॉइंग करने के लिए, खेत जोतने के लिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है अनाज का, एग्रीकल्चर का, वो बढ़ने लगा। ठीक है, अच्छे से खेती होने लगी प्रॉपर, जैसे आज होता है। अभी आज के ज़माने में तो बहुत सारे हम देखते हैं ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब आ गया है। उस ज़माने में फिर भी अभी काफ़ी साल पहले तक हम देखते थे कि लोग यही यूज़ करते थे। आज भी बहुत सारे गांव में आप देखेंगे कि लोग ब्लॉक ही यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि एग्रीकल्चर ही क्या हो गया, खेती ही लाइवलीहुड का एक मेन सोर्स हो गया। लाइवलीहुड मीन्स कि यहाँ पे जो आजीविका होता है, मतलब कि जो उनकी रोजी रोटी होती है, दैट मीन्स अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो ये इनकी जो रोजी रोटी थी, जो ज़िंदगी की जो जरिया था जीने खाने के लिए, वो एग्रीकल्चर ही बन गया। नाउ पीपल बिगेन टू वर्शिप नेचर एंड वेरियस डेटिटीज़ फॉर गुड क्रॉप्स। तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेटीज़ मीन्स कि देवी देवता होते हैं ना, उनका। सो अब यहाँ पे लोग नेचर की पूजा करने लगे, और अलग अलग वेरियस मीन्स कई सारे डेटीज़ की, मतलब भगवान की, देवी देवता की पूजा करने लगे फॉर गुड क्रॉप्स, ताकि उनका जो क्रॉप्स हो, फसल हो, बहुत ही अच्छा हो। एसेंशियल थिंग्स लाइक शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर टास्क एंड वाटर रिसोर्सेज एंड द सिक्योरिटी ऑफ द विलेज सेटलमेंट गेन इंपॉर्टेंस। तो एसेंशियल थिंग, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स, एसेंशियल थिंग मतलब जिनकी ज़रूरत है, ज़रूरत वाली जो चीज़ें थी, वो एग्रीकल्चर मतलब खेती के कामों में वो यूज़ करने लगे। लाइक वाटर रिसोर्सेज, उसकी सिक्योरिटी बनाई उन्होंने। ठीक है, मतलब जो विलेज सेटलमेंट था, उन्होंने इस पे वाटर सिक्योरिटी पे, और जो खेती करने की जो चीज़ें थी, सोर्सेज थे जो, उसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया। पीपल इन द विलेज सेटलमेंट स्टेब्लिश सम रूल्स एंड कस्टम्स टू मैनेज दीज थिंग्स। और किस तरीके से वो अपने वाटर को बचा सकते हैं, अपने अनाज को बचा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ कस्टम्स, कुछ ट्रेडिशंस उन्होंने बनाए उसके लिए। ठीक है, तो जो लोगों ने क्या किया, विलेज सेटलमेंट में क्या इस्टेब्लिश किया, कुछ रूल्स, कुछ कस्टम्स, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। दस अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो सोशल सिस्टम आज हम देखते हैं, एग्रीकल्चर मतलब कि यहाँ पे सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब एग्रीकल्चर, खेती पे ही बेस्ड आधारित हो गया सोशल सिस्टम जो भी था। जो समाज के लोग थे, जो गांव था, वो पूरी तरीके से खेती पे ही निर्भर हो गए, और इस तरीके से खेती इतना, जो एग्रीकल्चर था, इतना इम्पॉर्टेंट बन गया। स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। In the times before agriculture, people obtained food such as meat, fruits and roots by hunting and gathering, but could not store it for a long time. तो हमने देखा था पिछले लेसन में, काफ़ी 2-3 लेसन पहले हमने 5th and 6th लेसन में देखा किस तरीके से वो लोग एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के पहले वो लोग क्या करते थे। एग्रीकल्चर तो बहुत बाद में उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है,
तो वो क्या करते थे, फूड वो कैसे ऑब्टेन करते थे, कैसे प्राप्त करते थे, तो मीट के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू और रूट्स, कुछ जो जड़ें होती हैं खाने की, तो उसका वो यूज़ करते थे। बट वो बहुत लंबे समय तक वो उसे स्टोर करके नहीं रख सकते थे, वो ख़राब हो जाते थे। देयरफॉर ऑल द मैन एंड वीमेन इन द कम्युनिटी वर कंटिन्यूसली इंगेज्ड इन गेटिंग फूड। तो इसीलिए कि वो जो जितने भी मतलब कि मैन वीमेन थे, वो सब जो भी कम्युनिटी के लोग थे, जितने सारे लोग, वो लगातार वो क्या करते थे, फूड को सर्च करने में ही लगे रहते थे। ठीक है, फूड को ढूंढने में ही लगे रहते थे, उसे बटोरने में कह सकते हैं, उसे इकट्ठा कलेक्ट करने में वो लोग जुटे रहते थे। इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम इट बिकेम पॉसिबल टू स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सिस्टम जब स्टार्ट किया, जब ये खेती करने लगे, तो क्या पॉसिबल हो गया, फूड ग्रेन्स को लंबे समय तक स्टोर करके कलेक्ट करके वो रख सकते थे। ठीक है, क्योंकि मैं पता है अनाज जल्दी सड़ता नहीं, लॉन्ग पीरियड्स तक वो चलता है। देयर वॉज मोर फूड अवेलेबल दैन वॉज नीडेड बाय द कम्युनिटी। तो यहाँ पे मतलब कि क्या हुआ, फिर धीरे धीरे फूड अवेलेबल जब ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे ग्रेन इंक्रीज़ होने लगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो यहाँ पे जितने भी उनकी कम्युनिटी होती थी, लोग होते थे, उनकी ज़रूरत के लिए पूरी तरीके से फूड अवेलेबल हमेशा रहता था। Some women and men then began to get spare time for experimentation and for using their natural creativity to develop special skills। तो कुछ women and men क्या स्टार्ट करने लगे, तो उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ जो कह सकते हैं कि उनमें नेचुरल क्रिएटिविटी थी। हम देखते हैं इंसान में कि जो भी नेचुरल थिंग्स रहती है, उसका वो कुछ ना कुछ स्किल के थ्रू, अपने क्वालिटी के थ्रू उसका कुछ ना कुछ नया चीज़ बनाते थे। तो ऐसे इन लोगों ने भी जो भी नेचुरल चीज़ें थी उसकी उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नई नई चीज़ें बनाने लगे। ठीक है, कुछ जो उनमें स्पेशल स्किल्स थी उसे डेवलप करने लगे। वो अब उनके अंदर की जो नेचुरल क्रिएटिविटी थी उसे उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया और नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि आप देखिए, वही मिट्टी को किस तरीके से उन्होंने क्या किया, ये इनका स्किल ही है कि मिट्टी को उन्होंने पानी डाल के उसे मिक्स किया, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से पॉट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या है, उनकी स्किल है। और इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हम कह सकते हैं कि अपने टाइम को स्पेयर करने लगे और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाने लगे। ओके, मेंबर्स विथ सच स्पेशल स्किल्स वर गिवन वर्क बेस्ड ऑन दो स्किल्स। तो जो मेंबर्स थे उनमें भी ये स्पेशल स्किल्स के साथ वो क्या करने लगे, ये काम को करने लगे। ठीक है, मतलब कि जो भी उनकी जो स्किल होती थी, जो उनका गुण होता था, जो उनमें क्वालिटी होती थी, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते थे, उनको वो काम दे देता था। ठीक है, तो जिनमें जो क्वालिटी होती थी, जो स्किल होता था, उनको वो काम दे दिया जाता था। आज भी हम देखते हैं जिनमें जो क्वालिटी होती है वो वही ऑक्यूपेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से कुम्हार है, देखते हैं हम, ऐसे पॉट मेकर है, तो वो पॉट मेकिंग का काम करेगा। जो अच्छे कपड़े बना सकता है वो अच्छे कपड़े बनाएगा। तो इसी तरीके से उन पर भी जिनमें जो स्किल थी, उन्होंने उसके ही बेसिस पे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। इस तरीके से वो लोग काम करने लगे। दस अरोज क्राफ्ट्स लाइक मेकिंग अर्दन पॉट्स, बीड्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्राफ्ट इस तरीके से स्टार्ट हुआ। ठीक है, लोग अर्दन पॉट बनाने लगे। अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी के बर्तन। बीड्स भी बनाने लगे। बीड्स मीन्स ये मन का होता है ना, मोतियाँ होती है स्टोन वगैरह की, या फिर हड्डियों की जो होते हैं, जो एनिमल्स की हड्डियाँ होती हैं, उसे घिस के उन्होंने बीड्स भी बनाना स्टार्ट किया। इट इज़ बिलीव्ड दैट इन द न्यू स्टोन एज वीमेन मेड अर्दन पॉट्स एंड अदर अर्दन ऑब्जेक्ट बाय हैंड। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि न्यू स्टोन एज में ही वीमेन ने अर्दन पॉट बनाना स्टार्ट किया, और जो अलग अलग अर्दन ऑब्जेक्ट होते हैं, मिट्टी के जो टॉयज़ होते थे और जो चीज़ें होती थी जो हैंड्स के थ्रू वो बनाते थे, तो ये न्यू स्टोन एज में ही उन लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो अब हम देखते हैं 8.3 क्या है, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो उनकी कम्युनिटी लाइफ किस पे बेस्ड थी, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन पे। वो किस तरीके से बैलेंस बना के चलते थे आपस में, किस तरीके से वो कोऑपरेशन के थ्रू, एक दूसरे की हेल्प के थ्रू, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू वो रहते थे। द फार्मर्स इन द विलेज सेटलमेंट वर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड। तो जो यहाँ पे फार्मर्स होते थे वो विलेज सेटलमेंट में अब क्या करने लगे थे, प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड। सरप्लस मीन्स व्हाट, सरप्लस मीन्स कि एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो
यहाँ पे फूड वो प्रोड्यूस करने लग रहे थे। दे नीडेड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन फॉर टास्क लाइक मेकिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयरिंग देम। अब उन्हें किसकी ज़रूरत थी? ऐसे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की, ऐसे हम कह सकते हैं जिनमें वो स्किल हो क्राफ्ट्समैन की, ताकि वो जो एग्रीकल्चर से जुड़े इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो उन्हें बना सके, उसे रिपेयर कर सकें। जैसे कि आज हमें ज़रूरत होती है, हम जाते हैं तो जैसे ट्रैक्टर ले रहे हैं, कोई थ्रेशर ले रहा है, तो उसे बनाने वाला तो कोई एक अलग इंसान है ना, उसे बनाने वाले तो हैं अलग, तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो जाके हम ले लेते हैं। इस तरीके से उन्हें भी ज़रूरत पड़ने लगी कि वो इस तरीके से कोई क्राफ्ट्समैन आए जो क्राफ्ट्समैन हो और जो इन सारी चीज़ों को बनाए, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, ताकि वो उन्हें मिल सके, जो रिपेयर कर सके अगर उनका टूट गया है तो। सच क्राफ्ट्समैन वर पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स। तो ये जो क्राफ्ट्समैन होते थे, जो ये चीज़ें बनाते थे या रिपेयर करते थे, वो क्या करते थे? वो पेड करते थे। कैसे? उनको पेड कैसे किया जाता था? तो उनको कुछ फूड ग्रेन्स दे दिया जाता था या फिर कोई अदर आर्टिकल्स उन्हें दे दिया जाता था, जो जिसकी चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती थी वो उन्हें दे दिया जाता था। और जिसकी मतलब कि जो टूल्स की ज़रूरत होती थी वो फार्मर्स ले लेते थे, फार्मर्स अनाज उन्हें दे देते थे, और ये जो यहाँ पे क्राफ्ट्समैन होते थे वो उनका सामान बना के दे देते थे या उन्हें नया बना के दे देते थे। The price of this raw material was also paid in the form of food grains, articles, etc. That means कि जो प्राइस होती थी रॉ मटेरियल की, वो कैसे पेड की जाती थी? फूड ग्रेन्स और आर्टिकल्स के थ्रू भी मतलब वो पे की जाती थी। Thus the barter system of buying and selling was established. बार्टर सिस्टम क्या है? जैसे कि अगर सपोज़ कि आपको यहाँ पे ज़रूरत है अनाज की, ठीक है, सपोज़ कि आपको गेहूं की ज़रूरत है, तो और इस इंसान को सपोज़ कि चावल की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा? ये सपोज़ इसे गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है, वीट एंड इसे राइस की ज़रूरत है, और इसके पास क्या है? इसके पास राइस है, इसके पास वीट है, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। यही होता है बार्टर सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे पैसे की जो लेन देन है, जो लेन देन में हम पैसे देते हैं, वो चीज़ नहीं था। आपको अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की, और मेरे पास ये चीज़ है तो मैं आपको ये दे दूँगा और आप मुझे ये दे देंगे, यही होता था बार्टर सिस्टम। मतलब एक्सचेंज करना सामान को, यही होता था बार्टर सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है बार्टर सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम हमने क्या देखा यहाँ पे? हाँ, कि जब यहाँ पे ज़रूरत होती थी उन्हें कुछ भी रॉ मटेरियल की, तो पेड कर देते थे। फूड ग्रेन्स या आर्टिकल्स, कुछ भी चीज़ यहाँ पे वो उन्हें दे देते हैं। आप गांव में भी देखेंगे ना, तो अभी भी ऐसा होता है कि अभी भी लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, कि उन्हें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं इस तरीके से। बार्टर सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो इस तरीके से खरीदने बेचने के लिए बार्टर सिस्टम मतलब वो लोग यूज़ करने लगे। द बार्टर सिस्टम ऑल्सो बिगेन टू बी यूज्ड वेयर देयर वॉज अ नीड टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ एट्सेट्रा। तो बार्टर सिस्टम और किस चीज़ के लिए यूज़ होने लगा? तो अगर उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, नीड है, फिनिश्ड ऑब्जेक्ट या फिर बना हुआ प्रोडक्ट है कोई, या फिर उसका कुछ रॉ मटेरियल है, ठीक है, जैसे कि उन्हें ज़रूरत है किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई बर्तन बनाया उन्होंने किसी बहुत अच्छे चीज़ का, तो क्या करते थे कि वो उसका जो रॉ मटेरियल होता था वो भी देने के लिए वो यूज़ करते थे, एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम वो स्टार्ट कर दिए, मतलब रॉ मटेरियल के लिए भी, जो कच्चे माल होते हैं उनका भी, और फिनिश्ड ऑब्जेक्ट जो प्रोडक्ट होता था उसके लिए भी, और जो आर्टिकल्स वो डेली यूज़ करते थे उसके लिए भी यहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज़ होने लगा। फ्रॉम अदर प्लेसेस, अलग अलग, फ्रॉम अदर प्लेसेस मतलब कि अलग अलग गाँव से, एक गांव यहाँ पे है, एक गांव यहाँ पे है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो गांव का जो मेन होता था, हेड होता था, वो अगर चाहे, या फिर गांव का कोई पर्सन जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, यहाँ के बिजनेसमैन से अगर कुछ चाहता है, इसके पास वो चीज़ नहीं है, तो वो जाके उससे वो चीज़ ले लेगा और इसको वो चीज़ देगा, जो मतलब कि एक दूसरे का सामान एक्सचेंज कर लेते थे। बस इतना ही है। सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल आइटम। हमें पता है जो नमक होता है वो एसेंशियल आइटम है, आज भी और तब भी था। जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो उन्हें नमक की भी जानकारी हुई, नमक भी यूज़ करने लगे, और यहाँ पे वो बहुत एसेंशियल आइटम हो गया। उसके बिना उनको भी खाना अच्छा नहीं लगता था। मोस्ट ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स नीडेड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम फार वे प्लेसेस। तो यहाँ पे कुछ जो विलेज सेटलमेंट होते थे उन्हें ज़रूरत होती थी इसकी दूर जगह से मंगाने की। जैसे कि अब नमक कहाँ बनेगा, सॉल्ट कहाँ बनेगा? जहाँ पे समुद्री जगह है वहीं पे बनेगा, ठीक है, जहाँ खारा पानी है।
और सब जगह खारा पानी है नहीं, तो जहाँ पे नहीं है तो उन्हें यहाँ से सपोज़ कि यहाँ पे एक समुंदर है, यहाँ पे समुंदर वाला जगह है, तो ये जो बिजनेसमैन यहाँ से जाएगा वहाँ पे उन्हें देगा वो सामान, और जो यहाँ का जो ग्रेन है या फिर कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, इस तरीके से वो दूसरे जगह से मंगाते थे। सॉल्ट ट्रेडर्स ऑल्सो ट्रेडेड आर्टिकल्स दे रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। तो जो सॉल्ट ट्रेडर्स, जो मैंने आपको बताया कि जो सॉल्ट ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, इस तरीके से वो अपने मतलब कि यहाँ पे वो एक्सचेंज करते थे सॉल्ट का, सॉल्ट वो देते थे और दूसरे जो आर्टिकल्स होते थे लेते थे। ठीक है, इस तरीके से द सॉल्ट ट्रेड हेल्प्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। और यहाँ पे जो सॉल्ट ट्रेड था उसने ट्रेड को, व्यापार को उसने क्या किया, एक्सपैंड किया, बढ़ाया। न्यू स्टोन एज में यहाँ पे एक्सपैंड हुआ, जो सॉल्ट ट्रेड की वजह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड हुआ, बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ, उसमें बहुत हम कह सकते हैं इंक्रीज़ हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग होने लगी। द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू कीप दिस सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रनिंग स्मूथली। तो जो विलेज कम्युनिटी थी उन्होंने रूल्स बनाए, कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए ताकि जो म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू लोग ये सिस्टम, जो ट्रेड का सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ये स्मूथली रनिंग चलती रहे। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, एक दूसरे का सामान लेना देना, एक्सचेंज करना, सामान को, गुड्स को, आर्टिकल्स, प्रोडक्ट्स को, वो कुछ रूल्स बनाए, कुछ नियम बनाए ताकि ये हमेशा इस तरीके से चलता रहे अच्छे से, कोई इसमें वाद विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, वो अच्छे से चलता रहे। People responsible for the implementation of these rules became the chief of village settlements। तो जो लोग होते थे responsible for the implementation of these rules, मतलब कि यहाँ पे वो लोग, जो रूल्स होता था, तो जो चीफ होता था, जो मुख्य होता था विलेज सेटलमेंट का, जो गांव का मेन होता था, तो यहाँ पे मतलब उन्हें बनाया गया। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये जो रूल्स है इसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जो विलेज सेटलमेंट का जो चीफ था उन्होंने इसे बनाया ताकि ये देखेगा सब कुछ किस तरीके से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो एक मुख्य कोई एक इंसान था, उसे बना दिया गया। ठीक है, ताकि वो चीज़ों को देखे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सारी चीज़ें जो हो रही है ठीक हो रही है कि नहीं हो रही हैं। और ये सारी चीज़ें कौन देखता था, तो जो चीफ था गाँव का, जो मेन आदमी था, जो मुख्य आदमी था, जिसे चीफ बनाया जाता था, वो ये सारी चीज़ें देखता था। द चीफ वर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। और यहाँ पे जो चीफ होता था वो भी क्या करता था, यहाँ पे वो पूरा ध्यान रखता था कि विलेज का जो प्रोटेक्शन है किस तरीके से हो, वो भी ये तय करता था। दिस इज़ हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम केम इनटू बीइंग। और इस तरीके से जो गांव में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हम देखते हैं पहले मुखिया होते थे, फिर कौन होते थे, पंच होने लगे, फिर ग्राम पंचायत होने लगे। तो धीरे धीरे ये एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया गांव में। किस तरीके से फिर मुखिया बना, कोई मुखिया ही क्या होते थे, गांव के चीफ होते थे, कि वही देखता था, सारे रूल्स रेगुलेशंस वही बनाता था और उसे लोगों को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, और इसी तरीके से एग्जिस्टेंस में आया विलेज में, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसी तरीके से जब ट्रेड वगैरह होने लगा तो अच्छे से लोगों का ट्रेड हो सके, सारी चीज़ें अच्छे से स्मूथली रन कर सके, इसके लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट हुआ। एविडेंस ऑफ प्रोटेक्टिव वॉल्स एंड मोट्स अराउंड द विलेज सेटलमेंट्स ऑफ द न्यू स्टोन एज हैज़ बीन फाउंड इन एक्सकवेशंस। एविडेंस ऑफ प्रोटेक्टिव वॉल्स, हम देखते थे कि जो गांव में है, गांव में एक वॉल्स एंड मोट्स मिलते थे गांव के चारों तरफ। ठीक है, न्यू स्टोन एज में ये एक्सकवेशन में, मतलब कि खुदाई में, एक्सकवेशन मीन्स खुदाई में क्या मिला कि पुराने टाइम, मतलब कि न्यू स्टोन एज में इस तरीके से गांव के बीच में क्या होता था, वॉल होता था। ठीक है, एक साइड एक गांव, दूसरा साइड दूसरा गांव। ठीक है, इस तरीके से होता था। और यहाँ पे जो उनका मतलब कि उनका जो वाटर सोर्स होता था वो भी अलग होता था। मोट्स मीन्स वॉट, तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि मोट्स मीन्स जो भी खाई की तरह, मतलब कि एक बना देते थे, वॉल बना देते, या फिर क्या करते थे, एक मतलब कि पार्टीशन बना देते थे ताकि कि जो भी गांव है वो एक साइड रहे, दूसरा गांव एक साइड रहे, कोई भी उनमें प्रॉब्लम ना आए। These walls were built to protect the village settlement from floods, wild animals and outsiders who stole the village cattle।
और ये किसे बनाई जाती थी, किस लिए बनाया जाता था, या तो गांव के उस तरफ वो मोट्स बना देते थे, मतलब खाई बना देते थे, या फिर क्या कर देते थे, मतलब खाई बना देते थे ताकि जो भी उसमें चोर आए जो एनिमल्स को चुरा ले जाते हैं, या फिर जो बाढ़ आए तो बाढ़ उसी में रह जाए, या फिर ये जो वॉल है उसके इस साइड ही बाढ़ रहे, इस साइड ना आए, फ्लड मीन्स बाढ़, तो ठीक है। या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे जो खा जाते थे मतलब एनिमल्स को, जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स थे, या फिर अटैक कर देते थे लोगों पे, इनकी वजह से इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, मोट्स बनाना, मतलब कि खाई बनाना स्टार्ट किया, या फिर इस तरीके से दीवार बनाना स्टार्ट किया गांव के चारों तरफ, ताकि वो सिक्योर रहें, सेफ रहें। स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ यहाँ पे देखिए वो दिया गया है कि जो आउटसाइडर लोग थे वो गांव के कैटल्स को चुरा ले जाते थे। कैटल मीन्स कि जो एनिमल्स होते थे उन्हें चुरा ले जाते थे, इसके लिए इस तरीके से चीज़ें बनाई गई। स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस, तो हाउस का स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे, द हाउसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वर मेड ऑफ वैटल एंड डॉब। सो वैटल मीन्स क्या होता है, तो वैटल मीन्स कि जो मतलब कि वैटल में कई सारी चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, स्टिक्स हुआ, ब्रांचेस हुआ, वो सारी चीज़ें वो यूज़ करके उसे बनाते थे, ठीक है। जैसे ट्विग जो छोटे छोटे डंडे होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, घास फूस होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, पोल होता है जो बड़ा सा, दैट मीन्स ये सारी चीज़ों का जो मिक्सचर होता है उसे बोला जाता है वैटल। एंड डॉब मीन्स व्हाट, सो डॉब मीन्स लाइक मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड सॉइल या मड, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था, दैट मीन्स डॉब। हम देखते हैं गांव में ना यूज़ होता है छप्पर, वैटल क्यों यूज़ होता था, तो ये जो छत के ऊपर जो छप्पर रखते हैं, इस तरीके से छप्पर होता है, तो बीच में एक पोल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पोल लगाएंगे, और ये छोटी छोटी लकड़ियों का और जो ट्विग होता है, घास फूस का, ये सब छप्पर बनाते थे। और जो नीचे का ये घर होता है, नीचे का जो घर है, और ये जो नीचे का सपोज इस तरीके से छप्पर हुआ इधर, और ये जो नीचे का घर है उसके लिए क्या करते थे, मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड काउ डंग, तो यहाँ पे उसका यूज़ किया जाता था, दैट मीन्स डॉब। यहाँ पे मिट्टी, गोबर और घास फूस मिला के इसे कोट किया जाता था, मतलब इसे प्लास्टर किया जाता था अच्छे से। आज भी गाँव में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं अभी भी। द वॉल्स वर स्क्रीन्स वुवन फ्रॉम स्टिक्स और बैम्बू प्लास्टर्ड विद मड और काउ डंग, तो जो वॉल्स हैं उसका जो स्क्रीन है, हम स्क्रीन मीन्स व्हाट, सो स्क्रीन मीन्स कि जो कवर है उसका वो मूवेबल पार्ट होता था, मतलब ऊपर की साइड में वो उसका जो होता था वो मूवेबल, यहाँ से वहाँ से मतलब वो मूव कर सकते थे, इस तरीके का वो बनाते थे जो भी उसका रूफ होता था, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी इमेज के थ्रू। तो वो क्या करते थे, इसे वो कैसे बीनते थे, उसे कैसे बनाते थे, तो बैम्बू रहता था, स्टिक रहता था, लकड़ियाँ रहती थी, और जो प्लास्टर होता था घर का जो प्लास्टर वो किससे यूज़ करते थे, तो मड और काउ डंग जो मैंने आपको बताया वही, उसी को बोलते हैं डॉब, और वैटल बोलते हैं जो मैंने आपको बताया समझाया वो। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट ग्रीव, जब धीरे धीरे क्या हुआ, विलेज सेटलमेंट गांव में जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा, बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब कि जब यहाँ पे बहुत अच्छे से फूड वगैरह यहाँ पे जब हो रहा है, जब अनाज अच्छे से हो रहा है, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं हो रही है, एक ही जगह पे बसने लगे बसने लगे बसने लगे, इस तरीके से क्या हुआ, बड़ा होने लगा, ठीक है। प्लेंटी मीन्स कि बहुत ज़्यादा होने लगा, अच्छे से होने लगा, इनफ क्वान्टिटी में होने लगा। द विलेज सेटलमेंट्स बिकम परमानेंट एंड एक्सपेंडेड, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो विलेज सेटलमेंट वहीं पे जो एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे शिकार के लिए, हंट के लिए, तो ये मीट के लिए जो वो घूमते रहते थे या फ्रूट्स के लिए, वो धीरे धीरे वो क्या होने लगे, एक ही जगह पे होने लगे और एक्सपैंड होने लगे, बढ़ने लगे, वहीं पे सब लोग इकट्ठे हो गए। स्टिल लेटर पीपल बिगैन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउस ऑफ सन ड्राइड ब्रिक, तो लोग किस तरीके से घर बनाने लगे, क्वाड्रेंगुलर, मतलब कि हम कह सकते हैं क्वाड्रेंगुलर मीन्स हैविंग 4 साइड्स, इस तरीके से चौकोन, ठीक है, ऐसे करने लगे। और क्या यूज़ करते थे इसमें, सन ड्राइड ब्रिक्स, मतलब मिट्टी के जो ईंट होते थे उसे बनाते थे, और सन ड्राइड मतलब सन ड्राइड मीन्स कि उसे ड्राइड इन द सन, सन में उसे सन की जो धूप होती है उसमें वो उसे सुखा के उससे ही वो घर बनाने लगे धीरे धीरे, ठीक है, इस तरीके से घर बनाने लगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप ये देखिए, यहाँ पे बोला गया है
क्वाड्रेंगुलर मतलब इस तरीके से चौकोना 4 साइज़ की इस तरीके से बनाने लगे। और ये जो ये आप देख रहे हैं ना, इसे मूव कर सकते हैं। यही बोला कि इसका जो स्क्रीन है, अगर उन्हें यहाँ पे ज़रूरत है तो ये यहाँ पे रख लेंगे, फिर इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो ये इसे मूव करके यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो इन दोनों को एक पास में रख सकते हैं, जब इन्हें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसे वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी देखिए न्यू स्टोन एज विलेज सेटलमेंट एट मेहरगढ़, यहाँ पे बलूचिस्तान में ये एक्सकवेशन के थ्रू यहाँ पे भी मिला। और यहाँ पे भी ये क्या इस तरीके के घर का स्ट्रक्चर मिला है। ओके, यहाँ पे देखिए अ क्वाड्रेंगुलर हाउस रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ट्रेसेस ऑफ राउंड पोस्ट एंड अदर रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में जिस तरीके से मिला है इसके एविडेंस, उसी तरीके से यहाँ पे इमेज बनाई गई है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब इमेजिन करके कि हाँ इसी तरीके से वो घर हुआ करते थे। Some houses appear to have had more than one room। कुछ घर को तो ऐसे मिले कि जिसमें कई सारे रूम होते थे एक घर में। ठीक है, The houses were built very close to each other। और जो घर होते थे सबका बहुत पास पास में बना है। आपने यहाँ पे देखा ना कितने पास पास में सबका घर बना है। Regional differences are seen in the styles of constructing houses depending on the local climate। जो रीजनल डिफरेंसेस होते थे तो उनके घर के जो स्टाइल्स होते थे, कंस्ट्रक्शन हाउस मतलब हाउस का जो उनका कंस्ट्रक्शन होता था, जो स्ट्रक्चर होता था वो अलग अलग स्टाइल में होता था डिपेंडिंग ऑन रीजनल डिफरेंसेस। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन लोकल क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर हम कह सकते हैं कि बहुत धूप रहने वाली जगह है तो, या फिर जहाँ पे गर्मी वाली जगह है तो वहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत सारे इस तरीके की खुला घर बनाएंगे ताकि हवा अच्छे से आ सके। और जहाँ पे ठंडी वाला जगह है तो इस तरीके के मोटा बनाएंगे, उसका कोट इस तरीके से बनाएंगे ताकि ठंडी ज़्यादा ना जा सके। तो डिपेंड करता था उनके घर का स्ट्रक्चर उनके लोकल क्लाइमेट। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, तो इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। नीचे इस तरीके से होते हैं बैम्बू या फिर पिलर पे घर होते हैं ताकि वो बारिश में जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, कितने अलग अलग तरीके के घर देखते हैं आज भी, उसी तरीके के मतलब पुराने टाइम पे भी उसी तरीके के घर होते थे। विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली। तो विलेज सेटलमेंट किस तरीके से होता था, किनशिप मीन्स कि किस तरीके से उनकी मतलब कनेक्शन होता था लोगों में, किस तरीके से उनका रिश्तेदारी वो जो भी नाता था उनका एक लोगों से मिलजुल के वो कैसे रहते थे वो हम देखेंगे। इट अपीयर्स फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द हाउसेज एंड द विलेज सेटलमेंट्स दैट पीपल स्टेइंग देयर बिलोंग टू अ, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे हाउस रहता था, जो भी लोग, ऐसा लगता था कि ये लोग फ्रॉम प्लान्स ऑफ द हाउस इन विलेज सेटलमेंट, तो विलेज सेटलमेंट में किस तरीके से रहते थे एक दूसरे के साथ में, बिलोंग सिंगल क्लैन। तो यहाँ पे मतलब कि सब एक साथ रहते थे मिलजुल के। इट मीन्स दैट दे वर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर, मतलब कह सकते हैं कि सब एक दूसरे से रिलेटेड थे। ठीक है, ये घर बना फिर उन्हीं के रिश्तेदार दूर नहीं गए, फिर उन्हीं की जो फैमिली बड़ी हुई तो पास में ही घर बना लिया, वही फिर उनके बच्चे ज़्यादा बढ़े या फिर ज़्यादा लोग हुए तो पास में और घर बना लिया। इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशनशिप था, सब उन्हीं के आसपास सब उनके ही घर के थे, पर बढ़ते गए उसी जगह पे, तो वहीं पे घर बनाते गए। और मतलब अभी क्या है कि लोग दूर दूर चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, दूसरे गाँव में चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे एक फैमिली थी और फैमिली के लोग बढ़े तो यहाँ पे घर बना लिया, यहाँ पे घर बना लिया, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते गए और इस तरीके से पूरा विलेज बन गया। तो यही क्या हुआ, तो यहाँ पे सब एक दूसरे से रिलेटेड थे। Thus the entire village settlement was an extended family। इसका मतलब ये है कि जो पूरी जो विलेज सेटलमेंट है एक तरीके से क्या है, पूरी तरीके से एक्सटेंडेड बड़ी फैमिली होती थी। ठीक है, बड़ी फैमिली ही होती थी, सब उनके ही खानदान, उनके ही घर के, उनके ही रिश्तेदार सब पास पास में ही होते थे, वही पूरा एक तरीके से विलेज बन जाता था। पीपल लिविंग इन वन हाउस वेयर क्लोज रिलेशंस बट दे वर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द एक्सटेंडेड विलेज फैमिली। लोग रहते थे मतलब कि क्लोज रिलेशन के ही रहते थे अपने घर में। ठीक है, अलग सब क्लोज रिलेशन वाले ही रहते थे, रिश्तेदार ही रहते थे, ब्लड रिलेशन वाले ही लोग रहते थे। और उनकी जब बढ़ते गए उनके मेंबर्स बढ़ते गए तो वही क्या हो गए, विलेज फैमिली में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये सब फैमिली ही थे, लेकिन जब बढ़ते गए तो फिर वही क्या हो गए, विलेज फैमिली में कन्वर्ट हो गए। अ डेड पर्सन वॉज बैरिड आइदर इन द हाउस और इन द कोर्टयार्ड।
तो जो डेथ जिसकी डेथ हो जाती थी, किसी भी पर्सन की मर जाता था कोई भी, तो क्या करते थे उसके बॉडी को वो अपने घर में ही, हाउस में ही, या जो उसका आंगन होता था उसके बाहर, या फिर वहीं पे उसे बरी कर दिया जाता, मतलब वहीं पे उसे दफना दिया जाता था। परहैप्स द idea was that the person's bond with the family should not get cut off even after death। शायद हो सकता था, perhaps means शायद उन लोगों का थॉट ऐसा होगा, उन लोगों का विचार ऐसा होगा कि जो पर्सन का बॉन्ड है, जो पर्सन का रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो कभी फैमिली से कट ऑफ ना हो। कट ऑफ मीन्स कि दूर ना हो, मतलब वो खुद को कभी अकेला ना समझे मरने के बाद भी। इसके लिए वो क्या करते थे, उसे घर में ही दफनाते थे या घर के बाहर में ही, घर के आंगन में ही दफना देते थे, ताकि वो मरा हुआ पर्सन खुद को अकेला ना समझे कभी, ठीक है, कभी वो उससे दूर ना हो। वो है तो घर में ही है, ठीक है, ऐसा वो सोचते थे कि वो घर में ही रहेगा तो मतलब कभी हम उससे दूर नहीं हुए, वो मेरे पास ही है, मेरे घर में ही है, हमारे साथ ही है। इसके लिए वो उसे घर में इस तरीके से वो दफना देते थे। फैमिलीज वुड ऑल्सो बरी वेरियस आर्टिकल्स विद द डेड पर्सन फॉर देम टू यूज़ इवन आफ्टर डेथ। तो जो फैमिलीज थे ना, वो क्या करते थे, जब दफनाते टाइम वेरियस आर्टिकल्स, बहुत सारे जो आर्टिकल्स होते थे, तो बहुत सारी जो चीज़ें होती थी उसका, जो वो इंसान, जो पर्सन, जो डेड पर्सन है, जो वो यूज़ किया करता था, उसके आफ्टर डेथ उसकी वो सामान, जैसे यहाँ पे उसे दफनाया, उसके साथ में उसके बर्तन, उसके जो भी चीज़ें वो यूज़ करता था वो भी वो उसके साथ में दफना देते थे, ठीक है, ताकि उससे कुछ भी सोचते होंगे, कुछ उनका दिमाग में होता होगा कि उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मरने के बाद भी, इसलिए वो लोग इस चीज़ को दफना देते थे, या ये सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें वो यूज़ करता था तो उसके साथ ये चीज़ें चली जानी चाहिए, कुछ भी हो सकती है इनको, उनके थॉट्स, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसे।